टीना रूप रंग से सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही फिट और स्लिम होती है। वो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए रोजाना योगा, एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करती है। ये देख राघव लल्ला, ये मैंने तेरे लिए बेसन के पकोड़े बनाए हैं। आज मौसम बड़ा सुहाना है ना, इसीलिए। मौसम सुहाना तो है ही, लेकिन ऊपर से बेईमान भी है। क्यों लल्ले की माँ? क्या आप भी? बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन आपकी अकल तो अभी तक घुटनों में ही है। वाह वाह माँ, क्या पकोड़े हैं, मजा ही आ गया। हा। राघव, तुम ये सब क्या ठूस रहे हो? और माँ जी, आपको तो पता ही है ना कि ये खाना कितना ऑयली और हेवी है। अरे तेरे डाइट को गोली मार और ले चक्कर तो देख बहू। ना बाबा ना, मैं तो अपने जुम्बा क्लास को जा रही हूँ और उसके बाद में डाइट सलाद खाऊंगी और मेरा फेवरेट ब्लैक वाटर पीऊंगी। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? एक दौर था जब लोगों ने काले पानी की सजा काटी थी, और एक ये महारानी है जो दिन रात काला पानी पीती रहती है। टीना को अपनी फिटनेस के साथ जरा भी कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं होता। दिन गुजरते जाते हैं और अब सास ससुर उर्मिला और इंद्रजीत टीना और राघव पर बच्चे का प्रेशर डालने लगते हैं। टीना बहू, मेरी वो लाल बनारसी साड़ी प्रेस करके रख दे। आज शाम को वो सुनंदा की बहू की गोद भराई है ना, इसीलिए। अब क्या कर सकते हैं, हमारे तो भाग ही फूटे हैं। लगता है हमारे नसीब में दादा दादी बनना लिखा ही नहीं है। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तो फिर कैसा बोलेगी ये? अरे, तुम दोनों की शादी को पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। लगता है कि हमारी अर्थी उठने के बाद ही तुम दोनों बच्चों के बारे में सोचोगे। नहीं माँ पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जल्द ही बच्चा प्लान करने वाले हैं। ये तुमसे किसने कहा राघव? बच्चा पैदा करना यानी अपने शरीर की वाट लगा देना। आपको तो पता ही है ना माँ जी, प्रेगनेंसी के बाद औरत की क्या हालत हो जाती है। ओ हीरोइन, कोई हालत वालत नहीं होती, कुछ भी नहीं होता ऐसा। हर औरत को माँ बनना ही पड़ता है। और सुंदरता का क्या है, आज है कल नहीं। हर चीज की एक उम्र होती है बहू। और अगर तुम दोनों ने अभी बच्चों के बारे में नहीं सोचा तो बहुत देर हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ जी, क्योंकि सेलिब्रिटीज भी तो लेट बच्चे पैदा करते हैं। हम भी वही करेंगे। वो लोग सेलिब्रिटी है, लेकिन तू एक आम इंसान है। टीना प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सोच विचार करती है और अपने स्लिम ट्रिम फिगर को आईने में देखते हुए कहती है, नहीं बाबा, मैं अपने सुंदर शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। इससे पहले कि राघव बच्चा प्लान करने की विधि शुरू करे, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही होगा और मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं, उसके लिए पिल्स लेनी होंगी। फिर टीना हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से प्रेग्नेंट ना होने की पिल्स लाती है। उसी रात में राघव और टीना के बीच में एक प्यार भरा पल बीत जाता है और कुछ ही दिनों बाद टीना को अचानक से उल्टी शुरू हो जाती है और टेस्ट करने पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस खबर को सुनकर उर्मिला, इंद्रजीत और राघव बेहद खुश हो जाते हैं। अरे वाह, अब मैं दादी बनूंगी। आज तो मैं दावत रखूंगी घर पर। ये लो बच्चों, मुंह मीठा करो। उर्मिला सबका मुंह मीठा करती है, लेकिन टीना के प्रेग्नेंट होने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा होता है। टीना असल में प्रेग्नेंट होती ही नहीं। उसने सरोगसी के द्वारा अपने और राघव के बच्चे के लिए एक सरोगेट मदर हायर की होती है। निशा, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे किराए की कोख में मेरा और राघव का बच्चा है। नहीं टीना दीदी, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं बहुत सावधानी से सब कुछ करूंगी। थैंक यू निशा। मैं प्रेग्नेंट होकर अपने शरीर को बर्बाद नहीं करना चाहती।
इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ रहा है। ऐसे ही 4 से 5 महीने बीतते हैं। अब टीना का पेट दिखने लगता है। वो अपने पेट में तकिया लगाकर सबके सामने झूठ मूठ की प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है। अरे वाह बहू, तेरा पेट तो बहुत अच्छे से बाहर आने लगा है। सच में अब रहा ही नहीं जाता। हाँ लल्ले की माँ, पता नहीं कब ये बचे हुए 4 से 5 महीने खत्म हो जाएंगे और कब हमारा पोता या पोती इस दुनिया में आएगा। बेचारे मेरे बेवकूफ सास ससुर कितनी उम्मीदें लगा कर रखी है, लेकिन इन्हें क्या पता कि मैं तो ये सब नाटक कर रही हूँ। एक दिन टीना अपने कमरे में नहा रही होती है, तभी उसके पेट पर लगाने वाला तकिया वो बाहर बेड पर ही छोड़ देती है। तभी सास उसके कमरे में गोंद के लड्डू लेकर आती है और वो उस तकिए को देख लेती है। अरे ये तकिया यहाँ कैसे? ये तो कितना मैला हो चुका है, इससे धोना होगा। बहू के आसपास गंदगी फैली हुई रहेगी तो उसकी तबीयत पर बहुत बुरा असर हो सकता है। उर्मिला उस तकिए को अपने साथ ले जाती है और उसे धो देती है। जब टीना बाथरूम से बाहर आती है तब तकिए को ना देखकर वो बहुत घबरा जाती है। ओह नो, मेरा तकिया कहाँ चला गया? लगता है माँ जी उसे धोने ले गई। तभी उठने में उसके दरवाजे पर खटखट होती है। बहू, अरे ओ बहू, जरा दरवाजा खोलो तो। बीना को वीडियो कॉल लगाना है, जरा लगा कर दो मुझे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर माँ जी ने मुझे ऐसे देख लिया तो मेरा सारा भांडा ही फूट जाएगा। बहू बहू, सास चिल्लाती रहती है, लेकिन टीना दरवाजा खोलती ही नहीं। इसीलिए सास खुद ही बाहर से दरवाजा खोल देती है और वो टीना को देख चिल्ला पड़ती है। बहू, ये सब क्या है? टीना ने ऊपर से ब्लैंकेट ओढ़ लिया होता है और ब्लैंकेट के अंदर ही टॉवेल की मदद से पेट बाहर लाने का नाटक किया होता है। तो और क्या करूं माँ जी? मैं अभी नहाकर आई हूँ और मैंने तो कोई कपड़े भी नहीं पहने। आप तो एक नंबर की बेशरम सास हो। चलिए जाइए यहाँ से। वीडियो कॉल के लिए कितने मरे जा रहे हो आप? अच्छा अच्छा ठीक है बहू, मुझे माफ कर दे। इस तरह उर्मिला कमरे से बाहर चली जाती है और उस दिन जैसे तैसे टीना वो मामला संभाल लेती है। लेकिन वो कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, झूठ की चादर उसके सामने कम पड़ ही जाती है। एक दिन टीना अपने सहेलियों के साथ बिना अपना नकली पेट दिखाए मस्त नाच रही होती है। तभी वहां पर मौजूद राघव का दोस्त उसे देख लेता है और वो राघव को वीडियो कॉल करके सब कुछ दिखाता है। टीना को यूं बिना पेट के नाचते हुए देख वो तीनों के तीनों दंग रह जाते हैं। राघव टीना को तुरंत फोन करके घर बुलाता है। क्यों रे चुड़ैल, क्या मिला तुझे ये सब करके? क्यों किया तूने ये ढोंग? हाँ बहू, तुमने हम सबके साथ कितना बड़ा छल किया है। प्रेग्नेंट होने का नाटक किया, झूठ कहा हमसे, जबकि तुम्हारा और राघव का बच्चा किसी और के कोख में है। क्यों किया तुमने ऐसा टीना? हम सबको इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मुझे माफ कर दीजिए आप सब। मैं माँ नहीं बनना चाहती थी, मुझे प्रेग्नेंट ही नहीं होना था। मैं तो हमेशा से ही ये देखती और सुनती आ रही हूँ कि प्रेगनेंसी के बाद औरतों का शरीर मोटा हो जाता है, बिगड़ जाता है, और इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो लाखों रुपए खर्च कर अपनी सर्जरी करवा लूं। मैं लाचार थी राघव। अरे चुप हो जा तू कोई लाचार वाचार नहीं है। तू तो एक नंबर की लालची औरत है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। तूने मेरे लल्ला से भी पैसों के लिए शादी की है और अब ये शरीर खराब होने की बातें कर रही है। बहू, अगर इतनी सी ही बात थी तो एक बार हमसे बात करती। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा कांड करने के बाद भी कितनी बेशर्म की तरह खड़ी है हमारे सामने। छी!
मुझे तो घिन आ रही है इससे। ठीक है, अगर आपको इतनी ही घिन आ रही है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप तो यही चाहती हो ना कि आपकी बहू भी आपकी तरह एक मोटी काली सांड जैसी फैल जाए। देख लल्ला, तेरी ये लुगाई कैसे जबान चला रही है, बदतमीज नालायक लड़की। बस टीना, अभी क्या अभी माँ से माफी मांगो। नहीं, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी और ना ही मैं कोई बच्चा पैदा करने वाली हूँ। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। बस टीना, बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। जो औरत मुझे एक बच्चा नहीं दे सकती और जो औरत मेरे माता पिता का सम्मान नहीं कर सकती और जिस औरत को सिर्फ अपनी ही पड़ी है, ऐसी औरत से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम जा सकती हो टीना, मैं अपने बच्चे को अकेले ही संभाल लूंगा। आखिर तुम्हें उस बच्चे की पड़ी ही कहा है। अगर तुम्हें बच्चे की थोड़ी भी फिक्र होती तो ये सारा नाटक करती ही नहीं। निर्दयी टीना घर छोड़कर चली जाती है और उस बच्चे को राघव अकेले ही संभालता है और उसके माता पिता भी उस बच्चे को खूब प्यार करते हैं। झुमरी देवी के घर अभी हाल ही में उनकी 3 नई नवीली बहुएं आई होती हैं, जिनके नाम रिम्पी, अनु और पूनम होते हैं। वो तीनों सगी बहनें होती हैं। तीनों एक गरीब घराने से आई होती है। ससुराल में सास झुमरी के साथ साथ उनकी ननंद वंदना और ससुर मोहनलाल भी रहते हैं। वो तीनों इन तीनों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते थे। अरे बैल बुद्धि बहन, अपनी अक्ल क्या उस मनहूस गरीब मायके में ही छोड़ के आई हो क्या? अरे 100 बार कहा था कि आंगन और छत की अच्छे से सफाई करना, लेकिन ये क्या, ये तो अभी भी मैले है। तुम तीनों को क्या लगा कि मेरे भाई दूसरे शहर में काम करते हैं तो इसलिए यहाँ तुम अपना राज चला पाओगे? कान खोलकर सुन लो तुम त्रिमूर्तियों, अपनी हद में रहो, वरना हम तीनों अच्छे से तुम्हारी बैंड बजाएंगे। अब ऐसे ताड़ क्या रही हो? जाओ जल्दी से काम खत्म करो, बेवकूफ कहीं के। उनकी बातें सुनकर तीनों बहुएं कुछ नहीं कहती, लेकिन तीनों को बहुत दुख होता है। एक दिन जब तीनों देर तक सोई रहती है, तभी उनकी सास, ससुर और ननद तीनों मिलकर उन्हें खूब मारते हैं। अब वो तीनों उन बहनों को यूं ही बात बात पर मारने लगते हैं। एक दिन एक बहन इस दृश्य को कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वो सास, ससुर और ननद को धमकाती है। ये देखिए माँ जी, पापा जी और वंदना दीदी, ये आपकी सुंदर सी वीडियो। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे आप तीनों बेरहमी से अपनी बहुओं को मार रही है। इस वीडियो को चलते पुलिस आप तीनों को डंडे से मार मार कर जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देगी। क्या आपको इस बात का अंदाजा भी है? रिम्पी के उस वीडियो को देख सास, ससुर और ननद तीनों के तीनों डर जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ रिम्पी बहू, हमें जेल मत भिजवाओ। तुम तीनों जो कहोगे हम वो सब कुछ करेंगे, बस ये वीडियो पुलिस को मत भेजना। ठीक है, तो अब से हम तीनों बहुएं जो जो कहेंगी आप तीनों को वही करना होगा, वरना ये वीडियो आपके बेटे और पुलिस तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अब वो तीनों गुलामों की तरह उन तीनों के इशारों पर नाचने लगते हैं। वो उनसे खूब काम करवाती है। अरे ओ बुड्ढे, चल जल्दी से साड़ी और लाल लिपस्टिक लगा कर आ और हमें रैंप वॉक करके दिखा। जा अब जल्दी। क्या? हाँ, क्या आपके बुढ़े और बहरे कानों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? लेकिन बहू, मैं साड़ी पहनकर कैसे? जो आदेश दिया है उसका पालन करो, वरना करता हूं। बेचारे ससुर को साड़ी पहनकर और लाल लिपस्टिक लगाकर उन तीनों के सामने रैंप वॉक करना पड़ता है, जिसे देख वो तीनों पेट दबा दबा कर हंसती है।
और वंदना दीदी, आप बड़ी चिल्लाती थी ना हम पे। आपके हाथ तो बहुत उतावले होते थे हमें मारने के लिए। चलिए, अब फटाफट से रसोई का सारा काम निपटा कर हम तीनों के पैरों की मालिश कीजिए। और हाँ, उसके बाद हमारे कपड़े भी धोने हैं और हम तीनों के लिए 10 अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ भी बनाना। क्या? लेकिन मैं अकेली इतना सब कैसे करूंगी? करना पड़ेगा, वरना जेल में जाकर चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे यार, ये कहाँ फंस गई मैं। शुक्र मनाओ यहीं पे फंसी हूँ, क्योंकि अगर जेल में फंस गई तो आपको लॉयर क्या, किसी लॉयर का बाप भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। जाओ अब जल्दी से काम पे लगो। वो तीनों उससे नॉन स्टॉप काम करवाती है और उसे 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं देती। मुझे बहुत जोरों की सुसु आई है, जाने दो ना, वरना मैं यहीं पे रायता फैला दूंगी। वो हम सब नहीं जानते, जब तक ये सारे बर्तन धुल नहीं जाते आप यहां से हिलडुल नहीं सकती। कितनी जुल्मी हो यार तुम तीनों। मुझे जाने दो ना अंजू, रिम्पी, पूनम, तुम तो मेरी बात को समझो। जबान संभाल के बात करो, हमारा नाम मत लो, हमें मालकिन कहो। क्या कहो? अच्छा ठीक है, मालकिन साहिबा, प्लीज जाने दो ना, वरना मुझे यहीं पर हो जाएगा। होता है तो होने दो, लेकिन काम अधूरा नहीं छूटना चाहिए। अब बारी आती है सास की। माँ जी, ये लो, आप इस काले पेंट को अपने चेहरे पर लगाओगी और पूरे मोहल्ले में घूमोगी। क्या पगला गई हो क्या तुम तीनों? सब लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरी कितनी हंसाई होगी इसका अंदाजा भी है क्या तुम्हें? अच्छा जी। पूनम, रिम्पी, जरा उस वीडियो को पुलिस को तो भेजना। नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगी मोहल्ले में अपना पूरा मुंह काला करके। ये हुई ना बात माँ जी। फिर झुमरी अपना मुंह पर काला पेंट लगाकर पूरे मोहल्ले में घूमती है, जिस कारण सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसकी खूब बेइज्जती होती है। तीनों बहुएं अपने सास ससुर और ननंद का जीना दुश्वार कर देती है। काश हम वो सारी गलतियां करते ही नहीं जिनके बदले हमें आज इतने सारे दुख झेलने पड़ रहे हैं। हमने उन तीनों के साथ बहुत बुरा किया है और ये उसी का नतीजा है। वंदना बिटिया, झुमरी, चलो हम तीनों बहुओं से माफी मांग लेते हैं। फिर वो तीनों अपने बहुओं के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। हमें माफ कर दो बहुओं, हमने तुम तीनों का खूब तिरस्कार किया, तुम्हें खूब मारा पीटा। हमें अपनी सारी गलतियों को सुधारने का एक मौका दे दो। हम वादा करते हैं कि हम वो सब फिर नहीं दोहराएंगे और तुम्हें वो सारी इज्जत देंगे जिसकी तुम तीनों हकदार हो। ठीक है, हर किसी को अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का एक आखिरी मौका तो जरूर मिलना चाहिए। हम तीनों आप तीनों को ये मौका देने के लिए तैयार है, लेकिन इस आखिरी मौके के बाद अगर आप तीनों में से किसी ने भी फिर से अपनी गलती दोहराई तो हम तीनों बहनों से बुरा कोई नहीं होगा। तीनों बहुएं उन तीनों को माफ कर देती हैं और वो तीनों कुछ ही दिनों बाद पूरी तरह से सुधर जाते हैं और फिर सभी खुशी खुशी के साथ रहने लगते हैं।